अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी क्लास 11th एफएससी जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था और सेल थ्योरी के अंदर डिफरेंट जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है ना वो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैलिडेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी वैलिड है, ठीक है ना। वैलिडेशन, पहले इस वर्ड के ऊपर आप गौर करें। वैलिडेशन मतलब हम अक्सर कहते हैं ना यार, कोई भी बात हो तो हम कहते हैं कि वैलिड रीज़न बताओ। वैलिड रीज़न यानी कि जो काबिल एतमाद हो, कोई प्रूव हो आपके पास, उसको हम कहते हैं वैलिड रीज़न। ओके, तो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, तो मैंने 4 पॉइंट्स जो इसके अंदर है ना वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसको मैंने उसकी हेडिंग्स बनवा दी हैं आपको। तो आपने हेडिंग्स को जो है ना वो गौर से देख लेना और इसके मुताबिक आपने लिख लेना है। पहली हेडिंग जो है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने जो पहली आपकी है ना, जहाँ से शुरू हो रहा है बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, तो आप उसके ऊपर आप ये लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दूसरी हेडिंग है ट्रैकिंग सेल रेप्लिकेशन ऑफ एंड रीजन, ठीक है। थर्ड वन इज़ जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज़, और चौथी है डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेलुलर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो ये 4 आप हेडिंग्स इसके ऊपर लिख लें। तो मैं आपको मैंने मतलब इनको लिखा तो नहीं है, तो मेरे पास आपकी बुक है, ठीक है। तो इस बुक से देख के मैं आपको ना पढ़ता जाऊंगा, समझाने वाली जो चीज़ होगी वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो शुरू होता है आपसे। अच्छा जी, पहला है हमारा पॉइंट विजुअलाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है, दूसरा तीसरा चौथा 4 पॉइंट्स हैं। ये साबित क्या करते हैं? ये चारों पॉइंट्स ये साबित करते हैं कि सेल थ्योरी जो है ये वैलिड है, ठीक है ना। सेल थ्योरी जो है ये वैलिड है। जब सेल थ्योरी के आपको 3 पॉइंट्स याद होंगे, ठीक है ना, तो वो 3 पॉइंट्स वो वैलिड हैं। उन वैलिड उसकी मतलब उसको साबित करने के लिए कि वो वैलिड हैं, ये 4 पॉइंट्स जो है ना वो आप समझ लें कि ये दलाइल हैं, ये सबूत हैं इस चीज़ का कि सेल थ्योरी एक वैलिड है, वैलिड बनी हुई है थ्योरी। ये नहीं है कि हवा में बातें कर दी हैं, बल्कि एक वैलिड थ्योरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको नज़र आ रही होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो ये डायग्राम्स हैं, गौर से देखें इनको। ये लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स हैं। इन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करके फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट्स विजुअलाइज सेल स्ट्रक्चर एंड फाइंड tangible evidence that cells are indeed the structural units of all living organism। इसका क्या मतलब है? कहता है कि साइंटिस्ट ने लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की। जब उन्होंने ये माइक्रोस्कोप्स यूज़ की, क्या करने के लिए? सेल को विजुअलाइज करने के लिए। विजुअलाइज का मतलब होता है देखने के लिए। साइंटिस्ट ने देखा, उसको परखा, किसको? सेल स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। एंड फाइंड, और फिर मालूम की, देखी और निकाल ली ये एक टेंजिबल का मतलब होता है यानी कि जिसे देखा जा सके, जिसे यानी कि मतलब जिसे हम जैसे कोई पिक्चर है, हम कहते हैं कि टेंजिबल पिक्चर है, मतलब जो जिसकी समझ आ रही हो, ठीक है ना, आसान अल्फाज में, ठीक है। तो कोई सेल की जब उन्होंने पिक्चर ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, तो उससे उन्होंने एक टेंजिबल एविडेंस यानी कि जो ऐसा सेल की ऐसी पिक्चर बनाई जिसकी समझ आ रही थी कि ये वाकई सेल है, ठीक है ना। इसकी पिक्चर बनाई। एंड फाइंड टेंजिबल एविडेंस दैट सेल्स आर इंडीड द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे सेल के बारे में डिस्कस किया, सेल को पढ़ा, सेल को देखा, तो उन्होंने फिर एक इसका नतीजा निकाला, इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि सेल्स जो होते हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ही सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, तो यहाँ तक समझ आ गई ना कि हर जानदार किससे मिलकर बना है? सेल से। तो ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट आपको याद होगा, ठीक है। तो यही था सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, तो साइंटिस्ट ने इसको कन्फर्म कर दिया। दूसरा है ट्रैकिंग सेल रेप्लिकेशन एंड ओरिजिन, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। थ्रू टेक्निक्स लाइक
लाइव सेल इमेजिंग। लाइव सेल इमेजिंग का क्या मतलब होता है कि सेल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उसकी मतलब कि सेल की लाइव इमेजेस उन्होंने मतलब कैप्चर की। जैसे सेल जब डिवाइड कर रहा था, सेल जब डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा था, ठीक है ना, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा था, सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे थे, तो उसको हम साइंटिस्ट ने उसको लाइव कैप्चर किया, उसको साइंटिस्ट ने देखा लाइव, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं सेल लाइव सेल इमेजिंग, ठीक है ना, यानी कि सेल की लाइव इमेजिंग उन्होंने की। एंड जेनेटिक स्टडीज़, फिर मतलब कि उस सेल की जेनेटिक स्टडीज़ की, यानी कि सेल को देखा, उसके जीन्स को देखा, उसके डीएनए को देखा, तो किस तरह वो जो है ना वो रेप्लिकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर किस तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा प्रोसेस उन्होंने जब देखा, मतलब कि किस तरह डीएनए से आगे आरएनए बनता है, आरएनए से कैसे आगे प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं जेनेटिक स्टडीज़। इसके साथ साथ कैसे एक डीएनए को यूज़ करके सेल डिवाइड होता है, इसको भी कहते हैं जेनेटिक स्टडीज़। ओके, तो जेनेटिक स्टडीज़ को और लाइव सेल इमेजिंग को जब उन्होंने देखा तो फिर क्या हुआ, इस टेक्निक से फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट कैन ट्रैक हाउ सेल्स रेप्लिकेट। फिर उनको पता चल गया डीएनए का, जब उन्होंने एनालिसिस किया, डीएनए को जब एनालाइज किया, जब डीएनए के ऊपर उन्होंने तहकीक की, जब उन्होंने सेल की इमेजेस लेना शुरू कर दी, तो उन्होंने देखा कि सेल 1 से 2 हो रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ट्रैक किया, ट्रैक का मतलब होता है ना उन्होंने पकड़े गए, ये सेल डिवाइड हो रहे हैं, उधर ही पकड़े गए, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट कैन ट्रैक हाउ सेल रेप्लिकेट, कि सेल किस तरह रेप्लिकेट कर रहा है, यानी रेप्लिकेट मतलब है 1 से 2 किस तरह हो रहे हैं सेल, यानी पहले सेल 1 था, फिर रेप्लिकेट हो गए 2 हो गए। ओके, एंड गिव राइज टू न्यू सेल्स, तो इस तरह फिर नए सेल बन गए। ओके, दीज टेक्निक्स वैलिडेट द प्रिंसिपल दैट सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपने सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट देखा होगा जिसके अंदर ये था कि जो नए बनने वाले सेल होते हैं कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो जो पहले पाए जाने वाले सेल्स हैं उनसे ही मिलके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बात फिर साबित हो गई। तो जब साइंटिस्ट ने लाइव देख लिया कि वाकई, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि वाकई सेल जो है 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है ना, 2 से 4 बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने खुद देखा, जब इमेजिंग लाइव इमेजिंग की, उसकी डीएनए स्टडी किया, तो फिर उनको पता चल गया वाकई जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनते हैं। ओके, समझ आ गई बात की। तीसरा पॉइंट है इसका, वो है जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज़। इसके बारे में, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। इसके ऊपर आपने ये लिख लेना तीसरे पैराग्राफ के ऊपर। टेक्निक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग रिवील दैट सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। इसका क्या मतलब है, देखें, अब हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ये बात आपने गौर से समझनी है, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है, ठीक है। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक डीएनए है कोई हमारा, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है कोई, उसके ऊपर ये डिफरेंट जो है ना वो जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं इसके, यानी कि ये डीएनए था और डीएनए के ऊपर क्या मैंने कहा आपको क्या लगे होते हैं, जीन्स। अब ये जीन्स जो होते हैं ना, इन जीन्स ने आगे ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन, इन जीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, याद रखना है आपने, बस इस तरह इसको समझ लें, आपको समझ आ जाएगी इस इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, ये जो डीएनए है सारा किसके अंदर होता है, सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये सारा कुछ होता है। अब सेल जो होता है अपना डीएनए यूज़ करता है, डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है सेल यूज़ करता है, किस लिए, क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए और साथ साथ प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। प्रोटीन आगे जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी एंजाइम्स में और ये अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो समझ आ गई ना, इसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन सेल यूज़ करे, डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ की, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डीएनए किस में कन्वर्ट हुआ, आरएनए, आरएनए प्रोटीन, और प्रोटीन आगे एंजाइम वगैरह में चेंज हो गए और डिफरेंट जो है ना वो सेल ने अपने काम लिए इस तरह, ठीक है। उसको डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो टेक्निक्स जिससे मैंने आपको समझाया डीएनए सीक्वेंसिंग, इसने ये साबित किया कि सेल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स, कि सेल जो होता है वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है। मतलब कि इसका मैं अगर आसान मतलब आपको बताऊँ ना, तो
स्पेसिफिक जीन्स के पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें स्पेसिफिक आरएनए, स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक एंजाइम बनवाना होता है। समझ आ गई बात की? हर सेल यही काम करेगा। सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ओके। एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। अब मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर क्या आता है? मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर आता है कि किस तरह सेल एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, ये जो एंजाइम्स हैं, अब इन एंजाइम्स ने डिफरेंट रिएक्शंस में हिस्सा लेना है, ठीक है ना। अब रिएक्शन दो तरह के होते हैं, याद रखना। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटा के अंदर क्या होता है? बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल बनाएगा, और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? छोटे मालिक्यूल मिलके बड़ा मालिक्यूल बनाएंगे। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी खारिज होती है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, बल्कि यूज़ होती है, यूज़ करके ये काम होता है। ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों किसकी टाइप्स हैं? मेटाबॉलिज्म की। किसकी टाइप्स हैं? दोनों मेटाबॉलिज्म की। तो अब ये मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। इन सारे प्रोसेस के दौरान बेटा जो चीज़ यूज़ होती है वो होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम कहाँ से बने? डीएनए की इंफॉर्मेशन यूज़ करके। समझ आ गई ना? इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये समझना है कि ये जो रिएक्शंस हैं इसके अंदर भी एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। फिर रेनफोर्सेस, इसने ये इस बात के ऊपर जोर दिया, द नोशन, इस ख्याल के ऊपर, दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। मतलब वो किस तरह, यानी कि मैंने आपको कहा था लाइफ का मतलब क्या है? कोई जानदार चीज़ है जिसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ नई से नई बन रही है, कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कोई रिएक्शंस चल रहे हैं। तो अब वो रिएक्शंस कौन से थे? वो यही रिएक्शंस थे कि डीएनए की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके एंजाइम बन रहा है, इसे डीएनए सीक्वेंसेस कहते हैं। और ये जो एंजाइम है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेता है, तो उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह देते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर। जब ये काम सारा सेल के अंदर हो रहा है तो इस चीज़ ने सिर्फ साबित किया कि जब ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए सेल जो है ये लाइफ का क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारा, उसकी हेडिंग है डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेलुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? ज़रा गौर से सुनना है आपने। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट सच एज सेल कल्चर स्टडीज़ एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, दो चीज़ें इसने इस्तेमाल की हैं। सेल कल्चर स्टडीज़, इधर हम अगर इधर देख लेते हैं, सेल कल्चर स्टडीज़, इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक ऐसा पैट्री डिश होगी या कोई भी हमारे पास कोई एक प्लेस है हमारे, कोई कह लें आप, कोई जगह है हमारे पास लैब के अंदर, कोई हम इसके लिए टूल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास है सेल, ठीक है। अब ये सेल जो है, अब ये सेल को हम क्या देंगे? स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब सेल को क्या दे रहे हैं? स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ताकि ये सेल, चूँकि ये सेल जो है अगर ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा तो ये क्या कर देगा? डाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये मर जाएगा। तो सेल को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देंगे ताकि सेल ग्रो होता रहे। फिर ये सेल आखिरकार थोड़ा वक्त ऐसा होगा कि ये एक सेल से कितने बन जाएंगे? 2 सेल। समझ आ गई बात की? तो ये सेल ने क्या किया? डिवाइड किया। तो सेल डिवीजन देखा हमने, यानी कि सेल को जिस्म से बाहर निकाल कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, इसको हम कहते हैं सेल कल्चर स्टडी। समझ आ गई बात की? एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है कि आपने फ़र्ज़ कर लें, टिश्यू इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपने कोई टिश्यू का हिस्सा लिया, आर्गन का कोई टिश्यू लिया, आर्गन का कोई टिश्यू लिया, ठीक है ना। तो वो टिश्यू को आपने कल्चर मीडियम के अंदर रखा। कल्चर मीडियम क्या होता है? एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। तो वो जो टिश्यू है आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल ने डिवाइड करना शुरू किया, वो टिश्यू से ही एक ऑर्गन बन गया। समझ आ गई ना? वो टिश्यू से ही एक प्रॉपर क्या बन गया? ऑर्गन, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें हमारा स्टमक था ना, स्टमक का थोड़ा सा हमने क्या लिया? टिश्यू को हमने क्या किया? किसके अंदर रखा?
स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा टिश्यू को, तो वो उससे क्या बन गया, पूरा ऑर्गन बन गया। तो ऑर्गन कैसे बना, जारी बात है जो टिश्यू के सेल थे वो डिवाइड करते रहे डिवाइड करते रहे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बन गया, पूरा ऑर्गन बन गया। तो ये दो टेक्निक्स थी, सेल कल्चर स्टडी एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट थे ये। वैलिडेट, इन्होंने ये अप्रूव दिया कि सेल थ्योरी बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग सेल ग्रोथ, फिर मतलब कि ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे ना, ये वाले सेलुलर ग्रोथ, सॉरी सेल कल्चर स्टडी और टिश्यू इंजीनियरिंग, ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने इस दो एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया सेल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इनके सेल ग्रो भी करते हैं, ज़ाहिर बात है ग्रो करेंगे, उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शन होंगे, सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन यानी कि हर सेल अपना ख़ास काम परफॉर्म करता है, अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन, फिर वो सेल जो है एक सेल से दूसरे दो सेल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें साबित की, ये दो एक्सपेरिमेंट थे। कौन से दो एक्सपेरिमेंट, कल्चर वाला और टिश्यू इंजीनियरिंग, समझ आ गई बात की। तो ये सारा जो है ना वो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और सेल थ्योरी के बारे में डिफरेंट जो है ना वो सबूत दिए। ओके, समझ आ गई बात क्या आपको। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो है एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, ठीक है ना, यानी कि सेल थ्योरी के अंदर जो एक्सेप्शंस, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन होती रहती है, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, या मशहूर सेंटेंस है। तो ये सारे का सारा इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, और इस तरह हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।